नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर है उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों में पुलवामा और उरी का भी जिक्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में सबूत मांगने वालों को लिया आड़े हाथ। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज। बड़े नेताओं का अगले हफ्ते होगा दौरा। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोपेश्वर और अल्मोड़ा में करेंगे जनसभा। रुड़की में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश, मातृ शक्ति से वोट अपील। और कांग्रेस उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज। घनसाली में प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला ने जनसंपर्क किया। कहा, राज परिवार से त्रस्त हुई जनता कर रही अब परिवर्तन का इंतजार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चुनावी समर में वोटर्स को साधने के मकसद से बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगातार उत्तराखंड दौरा जारी है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सीधे सैन्य वोट बैंक को साधते हुए पुलवामा और उरी हमले का जिक्र कर दिया। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गरजे नड्डा। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। नड्डा ने पुलवामा उरी का किया जिक्र। बीजेपी की सैन्य वोट बैंक पर नजर। उत्तराखंड देवभूमि में लगातार बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। पहले रुद्रपुर में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार को धार देने का काम किया, तो वहीं आज पिथौरागढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार प्रसार किया। लेकिन जेपी नड्डा ने अपनी जनसभा के जरिए देवभूमि के जवानों और सैन्य वोट को साधने की पूरी कोशिश की। जेपी नड्डा केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए वन रैंक वन पेंशन का उन्होंने जिक्र किया कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम वन रैंक वन पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। जेपी नड्डा यही नहीं रुके। 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने पुलवामा अटैक का जिक्र किया। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है कि जवानों की शहादत पर बीजेपी वोट मांगने का काम करती है, उसे एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। आपको याद होगा पुलवामा की घटना घटी थी। मोदी जी ने कहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? और उसके बाद आपको मालूम है 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान में जितने भी अड्डे चल रहे थे, ट्रेनिंग कैंप, सब ध्वस्त कर दिए गए थे। ये हमने देखा। लेकिन कांग्रेसी भाइयों से पूछना, वो प्रमाण मांग रहे थे, वो प्रमाण मांग रहे थे। उरी की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वीर सैनिकों ने रात को जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां जाकर के ध्वस्त कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई यहां पर प्रमाण मांग रहे थे, प्रमाण मांग रहे थे। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुद्दे के तौर पर खूब भुनाया। और अब जब 2024 का चुनावी समर चल रहा है, तो पिथौरागढ़ में फिर से बीजेपी ने सैन्य वोट को साधते हुए ये बताने की कोशिश की है कि देश की सेना को ताकत देने का काम सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया। बता दें कि उत्तराखंड में 12% सैन्य वोटर्स हैं, जिन्हें बीजेपी अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी है। ऐसे में देखना होगा कि नड्डा के इन बयानों का कितना असर सैन्य वोटर्स पर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां पहले ही बीजेपी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं अब इनका उत्तराखंड दौरा भी तय हो चुका है। एक के बाद एक मैराथन दौरा स्टार प्रचारकों का देवभूमि में देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अब महज 2 हफ्ते का ही समय बचा है। ऐसे में अगले 2 हफ्ते बीजेपी स्टार प्रचारकों के जरिए अपने चुनावी अभियान को पीक पर ले जाने वाली है। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेन का आगाज कर गए, तो वहीं आज और कल यानी 5 अप्रैल को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में रहने वाले हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को ऋषिकेश के ढालवाला, अल्मोड़ा और गोपेश्वर में जनसभा करेंगे। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी 12 अप्रैल को हरिद्वार ग्रामीण और पिरान कलियर में रहेंगे। 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तरकाशी, गोपेश्वर, ऋषिकेश, बागेश्वर में रहेंगी। जितने भी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं इस देश के, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे प्रमुख नाम जिनको की जनता देखना भी चाहती है, सुनना भी चाहती है, उनकी कार्यशैली से मंत्रमुग्ध भी हैं। ऐसे सभी नाम की हमने अपेक्षा की है कि वो हमारे यहाँ अलग अलग 5 लोकसभाओं में अपना समय दें। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि हमें 5 लोकसभा में 5 की 5 सभा दें। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सभाएं उन स्थानों पर फिक्स की है जहां उनका अधिक से अधिक प्रभाव जनता पर पड़ सकता है, जैसे सिख नेता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा 7 अप्रैल को सिख बहुल एरिया काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर और बाजपुर में सभा करेंगे। तो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल से लगे उत्तरकाशी के पुरोला, नौगांव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र के हमारे जो स्टार प्रचारक हैं या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर उनकी जनसभाएं होने वाली हैं और प्रदेश संगठन के द्वारा सभी नेताओं जिनके प्रवास उत्तराखंड में जनसभाओं के लिए मिलने वाले हैं, उनकी कहाँ पर उपयोगिता है, कहाँ पर उनको व्यक्तियों के बीच में ज़्यादा उनकी पहचान है, उसी प्रकार से उनको उसी क्षेत्र में उनकी जनसभाएं लगाई जाएंगी जहां पर उनकी ज़्यादा लोकप्रियता हो या स्वीकृति हो। 13 से 16 अप्रैल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। अमित शाह श्रीनगर में जनसभा करेंगे, तो इन्हीं डेट पर प्रधानमंत्री की भी 2 जनसभाएं प्रस्तावित हैं, जिनको बीजेपी ऋषिकेश और श्रीनगर गढ़वाल में कराना चाहती है। ऋषिकेश के पीछे बीजेपी की मंशा है कि इससे हरिद्वार, गढ़वाल और टिहरी 3 लोकसभा सीट कवर हो जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। रुड़की पहुंचे हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके दौरान उन्होंने महिलाओं को सम्मानित भी किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उन महिलाओं को सम्मानित किया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मातृशक्ति से बीजेपी के हक में वोट अपील भी की है। विकास की बात नारी शक्ति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार के आशीर्वाद से कुछ न कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो अच्छी आय यहाँ पर कर रही हैं, लाखों रुपए में सालाना अपना कमाई कर रही हैं। तो उनसे एक संवाद और जो कई जानकारियाँ फिर भी महिलाओं को कई बार नहीं होती हैं, समूहों को नहीं होती हैं, तो उनकी जानकारी दी और एक तरह से हमने जो वो कर रही हैं और सरकार जो उनके लिए करना चाहती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम किया। वहीं हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने भी कई विधानसभाओं में रोड शो किया है और जनता से वोट अपील की गई। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कहा कि राज्य में जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। बीजेपी को डबल इंजन सरकार होने के बाद भी आज तक कोई विकास कार्य नहीं कर पाई है। डोर टू डोर कैंपेन हम लोगों ने किया और पूरे गांववासी मेरे साथ जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग में मेरा साथ दिया, सब मेरे को आशीर्वाद दिया सब ने।
और ये सबकी जुबान पर एक ही बात है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आज जनता बड़ी आशा भरी निगाह से राहुल गांधी जी की ओर देख रही है, हरीश रावत जी की ओर देख रही है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उधर देहरादून पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में इतने विकास कार्य किए जितने कांग्रेस के 70 सालों में नहीं हुए। अठावले ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और हर वर्ग को उन्हें उनका विश्वास भी मिला है। और मैंने देखा है कि 10 सालों में जो देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है, भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका रखकर, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का आदमी हो, सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने के लिए भारत को ऊंचे स्थल पर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। टिहरी पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला ने घनसाली विधानसभा में जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला ने भाजपा के साथ ही टिहरी राजशाही परिवार पर भी निशाना साधा। गुंसोला ने कहा कि राजशाही से त्रस्त हुई जनता अब टिहरी में परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन लोकसभा टिहरी की जो नंबर 1 सीट से है, पहला परिवर्तन टिहरी से होगा और फिर पूरे देश में परिवर्तन की लहर होगी। और आप विश्वास रखिए कि आम जन इतना उत्साहित है, क्योंकि ये महापर्व है लोकतंत्र का। इस पर जो है सब लोग भागीदारी करना चाहते हैं और इस सरकार जो वर्तमान में है सत्ताधारी, उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। उधर श्रीनगर में पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भी जनसंपर्क किया है और कांग्रेस के प्रत्याशियों के हक में जनता से वोट अपील की है। केंद्र की सरकार तमाम लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर रही है। केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करके लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, शासन पर कब्जा करना चाहती है। राज्य की सरकार छोटे मोटे कारोबारियों को, तटस्थ लोगों को कानून का भय दिखाकर, झूठी जांचों का भय दिखाकर, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, छोटे ठेकेदार, सबको भय दिखाकर, कर्मचारियों को भय दिखाकर अपने पक्ष में करना चाहती है। तो जब जब इस प्रकार के जुल्म होंगे सत्ता के गलियारों से, तब तब इनकलाब का नारा प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर। इस चुनाव में निर्वाचन आयोग वृद्ध और दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए घर बैठे मतदान करने की व्यवस्था कर रहा है। आयोग ने राज्य में 85 साल से अधिक उम्र वाले 65,160 वृद्ध मतदाता है, जबकि 80,335 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक दिव्यांग मतदाताओं के 2,899 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जो वैध है, जिनके लिए 8 से 10 अप्रैल के बीच प्रथम चरण में मतदान की व्यवस्था कर दी जाएगी। टीम कंपोजिशन होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि 2 पोलिंग ऑफिसर्स इसमें साथ में होंगे, उसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सिक्योरिटी स्टाफ और उसके अलावा एक वीडियोग्राफर। इन व्यक्तियों के साथ ये टीम तैयार की जाएगी जो हर घर घर तक जाकर इसमें प्रयास करेगी। अगर कोई वृद्ध मतदाता या दिव्यांग मतदाता अपने घर पर उस तिथि को उपलब्ध नहीं होता है जिस तिथि पर कार्यक्रम तय किया गया है, तो उस तिथि पर उनको सूचित किया जाए कि अगली विजिट की डेट्स क्या हो सकती हैं, जो कि 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में हो सकती है। जिन मतदाताओं ने अपना मत कास्ट कर दिया जाएगा डाक के माध्यम से, उनको प्रत्येक दिवस पर जिला स्तरीय ट्रेजरी में या स्ट्रांग रूम में उसको संग्रहित किया जाएगा, संकलित किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। देहरादून नगर निगम में करोड़ों के होर्डिंग्स घोटाले की जांच लटकती हुई नजर आ रही है। हालात ये है कि आरोपों के कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच लटकी हुई है। अब तक जांच समिति का गठन तक नहीं किया गया है और अब इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। दून नगर निगम किसी न किसी कारण सुर्खियों में बना ही रहता है।
कुछ समय पहले का ही मामला है जब कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने दून के मेयर रहे सुनील उनियाल गामा को होर्डिंग और यूनिपॉल घोटाले में संभावित कार्टेल के 300 करोड़ के खेल का तथ्यों सहित पत्र दिया था। इस मामले में नगर निगम बोर्ड की अंतिम बैठक 30 नवंबर 2023 में जांच के आदेश दिए गए, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने बोर्ड बैठक के आदेश के 4 महीने बाद भी जांच समिति का गठन नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम देहरादून में 10 सालों के शासनकाल में संभावित कार्टेल द्वारा 300 करोड़ के घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और आज कई महीने के बाद भी इस पर नगर निगम ने कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नगर निगम देहरादून द्वारा जो 300 करोड़ के होर्डिंग का खेल मैंने आप लोगों के सामने, जन जन के सामने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से उठाया था और उसके बाद इस पे नगर निगम देहरादून ने 30 नवंबर 2023 को एक जांच के आदेश दिए थे, किंतु आज हैरत अंगेज एक सूचना हमारे हाथ लगी है। आरटीआई से भी हमको ये पता चला है, आज ये चिट्ठी प्राप्त हुई है कि 4 महीने बाद भी नगर निगम ने इस पर कोई जांच समिति नहीं बनाई है। मेरा भाजपा के जो 10 साल के शासनकाल में नगर निगम में खेल हुआ है, इसमें इनके कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस पूरे मामले की जांच अब तक शुरू नहीं हुई और न ही नगर आयुक्त ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त से इस मामले में सवाल किया तो नगर आयुक्त ने बताया कि इसकी जांच नगर निगम स्तर से नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला नगर निगम का है। इसलिए नगर निगम द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जा रही है और जल्द ही ये रिपोर्ट नगर निगम प्रशासक को भेजकर शासन स्तर से जांच करवाई जाएगी। कि मेरे संज्ञान में आया है कि जो हमारी अंतिम बोर्ड बैठक हुई थी नवंबर 2023 में, उसमें बोर्ड द्वारा इस जो भी आप कह रहे हैं कि इस तरह का एक घोटाला या कुछ और कहें, तो उसकी जांच के लिए बोर्ड द्वारा आदेशित किया गया था। अब चूँकि नगर निगम की जांच हम नगर निगम स्वयं ही नहीं कर सकते हैं, अतः हम इस बोर्ड प्रस्ताव को अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। उसमें उच्चाधिकारी जो भी निर्णय लेंगे या जो भी जांच कमेटी बनाएंगे, तदनुसार उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में इस तरह के घोटाले का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि नगर निगम हमेशा से घोटाले के मामले में चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अभी तक जांच शुरू नहीं की गई, ये कहीं न कहीं करोड़ों के घोटाले पर मुहर लगाने जैसा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं नानकमत्ता में 28 मार्च को डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना के मुख्य 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। जल्द ही उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शूटर को भगाया था, वो गाड़ी आज हमने बरामद किया है सीसीटीवी के आधार पर। तो और जो है जहां से जाके ये वेपन लेके आते हैं, कौन से तारीख को लगभग लेके आए हैं? 17 तारीख को ये बाजपुर में जाके वेपन लेके आए हैं। उनमें किसने वेपन सप्लाई किया वो नाम भी हमारे हाथ में आ चुका है। शीघ्र ही हम आपको गिरफ्तार करके उसको दे देंगे। और जिस गाड़ी में जाके हथियार लेके आया वो भी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाइड है। जो बैग लटका के आ रहा है ना वो वारदात में, वो 17 तारीख को ही तैयार हो गया बैग, तो वो आइडेंटिफाई कर लिया हमने। उस गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। वो वेपन का बरामदगी करने का कार्रवाई प्रचलित है अभी एज ऑफ नाउ। कुल मिला के अभी तक दिलबाग सिंह, हरविंदर सिंह, बलकार सिंह और आपका अमनदीप है ना, 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप वही है जो रकी कर रहा था। आपको मैं बता दूं 10 दिन इन शूटरों के साथ रहा था। शूटरों ने इनको बहला फसला के बाबा को हत्या करने की साजिश में उनको जोड़ दिया। उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लक्सर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने कच्ची शराब की अवैध निकासी करने वालों पर छापेमारी की कार्रवाई की और छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भट्टी उपकरण सहित 170 लीटर तैयार की गई कच्ची शराब का जो लहन था उसे नष्ट किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो शुरू हो चुकी है और जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग भी तैयार है। लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि वन कर्मचारियों को जंगलों में पड़े पिरुल और सूखी पत्तियां हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। इसके साथ ही रेंज में क्रू स्टेशन खोल दिए गए हैं। इनमें फायर वॉचर तैनात किए गए हैं ताकि जंगलों में आग लगने की जो घटना है उसका तुरंत पता लग सके और तुरंत आग पर काबू पाया जा सके। फायर वॉचर तैनात किए गए हैं जिनके द्वारा नियमित रूप से फायर ड्रिल का काम किया जा रहा है
ताकि वो राजनीति घटनाओं को कम किया जा सके। तो सर जो भी पिरूल गिरा है रोड के आसपास, ताकि राह चलते हुए कोई भी आदमी चलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक कर आग की घटनाओं जो होती हैं उनको कम किया जा सके। सर इसमें हमारे लोहाघाट वन क्षेत्र अंतर्गत 4 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें हमारे दैनिक श्रमिक तथा फायर वाचर और विभागीय कर्मचारी तैनात हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। लोकसभा चुनावों में पुलवामा और उरी का भी जिक्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में सबूत मांगने वालों को लिया आड़े हाथ। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज। बड़े नेताओं का अगले हफ्ते होगा दौरा। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोपेश्वर और अल्मोड़ा में करेंगे जनसभा। रुड़की में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश, मातृ शक्ति से वोट अपील। और कांग्रेस उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज। घनसाली में प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला ने जनसंपर्क किया। कहा, राज परिवार से त्रस्त हुई जनता कर रही अब परिवर्तन का इंतजार।